और मनुष्य जाति को उस आनंद, वैभव और ऐश्वर्य का आप आस्वादन नहीं कर पाते हैं, वो रस आपके जीव तक नहीं पहुंच पाता है। किसी कोई पॉजिटिव आइडिया किसी नकारात्मकता से और घृणा से नहीं शुरू होता है, वो जब भी शुरू होगा तो सकारात्मक विचारों के साथ शुरू होगा। अभी हिंदुस्तान की सड़कों पे लाखों किसान अपनी बात रखने के लिए निकले हैं, लेकिन उनकी इच्छाओं को नकारा जा रहा है, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है और बारबरी मनुष्य ने पशुता की उस पराकाष्ठा को पार किया जब वो जुलूसों को रौंद रहा है। ऐसी घड़ी हम क्या मुक्त दर्शक बने रहेंगे या हम अपनी शक्ति का इस्तेमाल अन्याय के विरोध में, उत्पीड़न के विरोध में, क्योंकि आपको पढ़ने का मौका मिला, आपके पास बुद्धि है, आप सब कुछ जानते और समझते हैं, क्या ये समझदारी सिर्फ आपको खुद के अंदर कन्फाइन करने के लिए है या खुद के एक्सटेंशन के लिए है, अपने अंदर के मनुष्य के विस्तार के लिए है? तो ये सवाल सब लोगों को पूछना है इस समय। और इसीलिए उग्रता की भाषा, दम्भ की भाषा, राष्ट्रवाद के नाम पे नकली राष्ट्रवाद का फेर फैला किया जा रहा है। कौन है ये लोग जो देश की आज़ादी के लिए लड़े हैं, जो 47 में नहीं, 42 में नहीं थे, जो कभी नहीं थे? वो लोग आज इस देश के अंदर देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, लाखों किसानों की आवाज़ को अनसुनी कर रहे हैं। किसान जो हमारा अन्नदाता है वो मारा जा रहा है। वो सिर्फ दुनिया के एक हिस्से का ये फिनोमेना नहीं है, ये दुनिया के अंदर ये नया कॉर्पोरेट कैपिटल है जो सर चढ़ के बोल रहा है और किसानों को रौंद रहा है, और सब जगह खास किसी ओलिगार्की ऑर्थोटेरियन सत्ता का जन्म रहा है। बगल में चाइना का एग्रेसिवनेस देख लीजिए, पाकिस्तान का हाल जो पहले से आप जानते हैं, फिलीपींस के अंदर चले जाइए जो तत्वों की सत्ता है, यहाँ चले जाइए रूस के अंदर आप चले जाइए, वहाँ भी एक एग्रेसिव शासन बैठा हुआ है। उत्तर कोरिया के अंदर चले जाइए, वहाँ जैसे एक संघी तानाशाह बैठा हुआ है। कुल मिला के हम जो विज्ञान के विकास की इस मंजिल तक पहुँचे हैं, वहाँ पहुँचने के बाद हम फिर से बारबरी के एरा में लौट रहे हैं। इसीलिए पितृसत्ता के खिलाफ, राज सत्ता के खिलाफ विद्रोह बहुत जरूरी है। इस विद्रोह को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये बात आपसे करने क्यों जरूरत है? फर्ज कीजिए कि एक औरत है, उस औरत को उसका हस्बैंड बहुत पीटता है, खाना नहीं देता है, पैसा भी नहीं देता है, बच्चों को भी पढ़ाता लिखाता नहीं है ठीक से। मान लीजिए कि आपके जैसे 4 सेंसिबल आदमी मिले और उन्होंने जाकर उस औरत से कहा, कैसा रहे तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी बात नहीं सुनता है, तुम्हारा हक तुमको नहीं देता है, तो तलाक मत लो, केस वेस भी मत करो, लेकिन चलो हम लोग मिल के कल आते हैं और उसकी लानत मलामत करते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अगर इसके बदले में वो औरत ये कहे कि फलानी सती को अपने कोढ़िया पति को अपने कांधे पे उठा के वेश्यालय ले जाती थी, आप तो मेरा परलोक ही खराब कर रहे हैं। तो ज्ञान का एक्सपोजर इसलिए जरूरी है कि ज्ञान के एक्सपोजर की वजह से आपको ये पता चलता है कि सचमुच में गुलामी क्या है और आज़ादी क्या है। कभी कभी गुलामी को हम अपने माथे लगाते हैं। अनुसुईया को स्त्रियों का आदर्श बना दिया जाता है, सत्यवती को स्त्रियों का आदर्श बना दिया जाता है, सावित्री और सत्यवान कहानी को पढ़ा के। कहने का गर्ज ये है कि प्रेम एक दूसरी ही चीज है जो जीवन साथी के साथ, सहचर के साथ नहीं चाहिए, लेकिन इस प्रेम से परे गुलामी का जब महिमा मंडन आप करते हैं तो एक तरह की गुलामी जो है वो आदर्श में तब्दील हो जाती है। तो ये जो लिटरेचर का इंटरवेंशन है, ये बातचीत का जो इंटरवेंशन है, वो आपको आपकी इच्छाओं से परिचित कराता है, आपकी गुलामियों से परिचित कराता है, और आपको तब मालूम चलता है कि इस गुलामी को बहुत ही रेशमी धागों के साथ बुना गया है, जिसमें या तो स्त्री जैसे देवी है या फिर जैसे वो बचपन में पिता के अधीन, आगे की उम्र में पति के अधीन और उसके बाद पुत्र के अधीन होती है। और यही अधीनता असल में उसके जीवन की मर्यादा है, और इसी मर्यादा के नाम पे उसको गौरवमंडित कर दिया जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि गुलामी बहुत ही रेशमी और महीन धागों से बुना जाता है, देखने में वो बहुत खूबसूरत लगता है, इतना शानदार कि गुलामी का एक पटका मनुष्य खुद गले में डाल लेना चाहता है।
इस गुलामी के पटके को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको जैसे तोड़ देने के लिए पहले आपको अपनी इच्छाओं से साक्षात्कार करना पड़ता है, अपनी कामनाओं से आपको मिलना पड़ता है, और आपको ये जानना पड़ता है कि असल में आप जिंदगी से चाहते क्या हैं। एक अलग नौकरी टीचर की, या जिंदगी इससे ज्यादा कुछ मांगती है? प्रेम, दया, करुणा, रिस्पेक्ट, एक बढ़िया दोस्त जो हस्बैंड की हैसियत से जिंदगी भर आपके साथ चले, और जब न चल सके तो ये लिबर्टी कि हम जिसके साथ चलना चाहें उसके साथ चल सके। क्या चाहती हैं आप जिंदगी से? हम क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी से, और लोग क्या चाहते हैं जिंदगी से? असल में मनुष्य इन चीजों से जब साक्षात्कार करता है तो वो अपनी जिंदगी के लिए अर्थ ढूंढ के निकाल कर आता है। क्या चाहते थे ईसा अपनी जिंदगी से? लोगों के लिए मुक्ति, लोगों के लिए आजादी। वो परंपरा कई तरीके से रिफ्लेक्ट होती है। वो परंपरा कैसे रिफ्लेक्ट होती है? भगत सिंह क्या चाहते थे अपनी जिंदगी से? तो आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं, पहले तो एक स्टूडेंट की हैसियत से खुद से सवाल जवाब करना, आईने के सामने खड़ा होना और अपने गुण दोषों का निरूपण करना, और ये सोचना कि किस चीज ने आपको अलग बना दिया और उससे ये प्राणी जगत जो है इसमें आप श्रेष्ठ क्यों हैं? आप अपने गीतों को तजते हैं, आप मोहब्बत करते हैं, और इसी मोहब्बत के गर्भ से लैला मजनू के तराने पैदा होते हैं। इसी मोहब्बत के गर्भ अंदर से सोहिनी माहिवाल के किस्से पैदा होते हैं। यही शशि कुन्नू का किस्सा पैदा होता है, और विपुल साहित्य की रचना इसी स्पिरिचुअलिटी के गर्भ से। तो बाकी लोगों के लिए आध्यात्मिकता क्या है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे लिए आध्यात्मिकता का अर्थ है प्रेम, मेरे लिए आध्यात्मिकता का अर्थ है दया, मेरे लिए आध्यात्मिकता का अर्थ है करुणा, और उन तमाम लोगों के लिए सहिष्णुता जो हमारे जैसे नहीं है। और कहाँ पहुंचे हम? मनुष्य लड़ते लड़ते पहुंचा, जो स्त्री नहीं है, जो पुरुष नहीं है, जो ट्रांसजेंडर है, जिनको हिकारत की नजर से देखा जाता था, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल कंसिस्टेंट डेवलपमेंट के प्रोसेस में डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाते हुए उनके राइट को भी ग्रांट किया। यानी प्रकृति ने जिनको हमारी तरह नहीं बनाया है वो भी इसी दुनिया के वासी हैं, और उनके साथ हमारा क्या रिश्ता होगा इस दृष्टि। तो डेमोक्रेसी एक एक्सटेंसिव, लवली, ग्रोइंग आइडिया है, वो डायनेमिक है, वो एक जगह पे आके ठहर नहीं जाता। यूनिवर्सल वोटिंग राइट का मतलब सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं होता, लेकिन एक जमाना था जब यूनिवर्सल वोटिंग राइट की आप बात कर रहे थे तो डेमोक्रेसी का वो पिक था, लेकिन अब वो डेमोक्रेसी का पिक नहीं है। अब डेमोक्रेसी का पिक है कि हम जैसे स्त्री पुरुष की बराबरी की बात करते हैं, और फिर उससे जब हम आगे बढ़ जाते हैं तब LGBT की भी बात करते हैं। वो भी इस दुनिया में पैदा हो गए हैं, तो उनके लिए कुछ स्पेस ग्रांट किया गया कि नहीं, और उनको उनका स्पेस एंजॉय करने दिया जाएगा कि नहीं, या कि जो हमारे जैसे नहीं होंगे उन पर सिर्फ फंसा जाएगा। तो ये जो पूरा मसला है, इस मसले को सीखना पड़ता है, और डेमोक्रेसी पेमेंट की मांग करता है, वो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर ले आता है। डेमोक्रेसी गिफ्ट है नहीं है, गिफ्ट नहीं है, वो एक्वायर्ड है, और उसको एक्वायर करने के लिए कुर्बानियां दी गई, और उसको सस्टेन करने के लिए लड़ना पड़ता है। कैसे? आप अपने घर गए, आप बड़ी डेमोक्रेटिक आदमी हैं, रात को 12 बज रहा है, पत्नी आपकी सो गई है, हमने कहा खाना लाओ यार, वो बेचारी उठती है, खाना ला के देती है। अगर आप डेमोक्रेट हैं तो आप कहिएगा सो गई हम निकाल ही लेते हैं, लेकिन ये खाना निकालना तो तबाही का काम है, वो आपको कंफर्ट जोन से बाहर ले आता है। तो जब आप जस्टिस की तरफ यात्रा करते हैं तो जस्टिस आपसे पेमेंट करने की मांग करता है, और ये पेमेंट जैसे दूसरों पे आप करते हैं तो इसके बदले में आपको कुछ फॉरगो करना पड़ता है, अपना टेम्पटेशन फॉरगो करना पड़ता है, अपना थोड़ा देर का कंफर्ट फॉरगो करना पड़ता है। लेकिन यहाँ जब आप फॉरगो कर रहे होते हैं तो आपको लगता है बड़ा आप त्यागी हो, लेकिन जब इस देश के अंदर जस्टिस की हत्या हो जाएगी तो बड़ी बड़ी कारपोरेट कंपनियां आपसे जो छीन लेंगी तो जस्टिस कैसे सस्टेन करेगा। इसीलिए नीचे में वो आपको पेमेंट लेता है और ऊपर में वो आपको बराबरी का पेमेंट दे देता है, इसीलिए आप जस्टिस की रक्षा करते हैं और जस्टिस आपकी रक्षा करता है। तो ये चीजें ऐसे चलती हैं और इनके लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे दोस्त, हमारे बच्चे, हमारे भाई सब इन चीजों को सीखें। संजोग से हम एक ऐसे रिजीम में भी रह रहे हैं जिस रिजीम ने जस्टिस, हिंदुस्तान के सपने
हिंदुस्तान के संविधान की और सबसे बढ़ के मनुष्यता के मूल्यों की हत्या कर दी। 84 साल का बूढ़ा आदमी स्टेन स्वामी मारा जाता है जेल के अंदर। इनको बूढ़ों से पकड़ रहा। बूढ़ा गांधी जी के हाथ से मारा गया, जिसके पास हाथ में लाठी थी और धोती पहने रहता था, कोई औजार नहीं था। और एक ऐसा आदमी जो अपने हाथ से पानी नहीं पी सकता था, जो सीपर भी नहीं इसको प्रोवाइड नहीं करा सके, ये तो बूढ़ों से इनको बहुत डर लगता है। इसीलिए कि जो एरोगेंस दिखाते हैं और जो तानाशाही करते हैं, वो डरे हुए लोग होते हैं। जो दया और करुणा की बात करते हैं, उनकी छातियाँ हमेशा खुली रहती हैं। गांधी की छाती बराबर खुली हुई थी और गांधी को पहला अटेम्प्ट नहीं था, लेकिन गांधी ने अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। ये जो मरने की जिद है गांधी के पास, ये मरने की जिद पावर के गरूर से नहीं आता है, मनुष्यता के प्रति अनन्य आस्था के गर्व से पैदा होता है, जस्टिस के लिए आपके लगाव से पैदा होता है, और सबसे बढ़कर ताकत पैदा होता है करुणा से। आप माँ के गोद से बच्चा इंडिविजुअल औरत के रूप में आपको तत्कालिक तौर पर कमजोर दिखाई पड़ेगी, लेकिन उसकी गोदी से बच्चा छीनिए तो वो आपको चंडी दिखाई पड़ेगी। करुणा उसको ताकतवर बना देती है। इसीलिए किसी ने कहा कि गुल से लिपटी हुई तितली को गिराओ तो जाने आंधियां अपने दरख्तों को गिराया। आंधियां दरख्तों को गिरा देती हैं, लेकिन फूल से लिपटी हुई तितली को गिराने में उनको दिक्कत हो जाती है। तो मोहब्बत का गोल इतना मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है, वो आपको बहादुर बना देता है। इसीलिए जो बहादुर नहीं है, जो कायर हैं, वो तानाशाही का रास्ता लेते हैं, और जो बहादुर हैं वो डेमोक्रेसी का रास्ता लेते हैं। डेमोक्रेसी बहादुरों का रास्ता है, डरे हुए लोगों का रास्ता तानाशाही है। सत्ता के छिन जाने का डर, अपने दोस्तों के हितों के हिफाजत करने के लिए, और किसानों के आंदोलन का डर, हर डर जो है आपको तानाशाह बनाता है, और हर बहादुरी आपको डेमोक्रेट बनाता है। इसलिए डेमोक्रेसी बड़ी चीज़ है, और उसी डेमोक्रेसी को सस्टेन करने के लिए, उसी को रिटेन करने के लिए ये लड़ाई लड़नी चाहिए हमको। मैं अंततः सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि एक सामाजिक प्राणी की हैसियत से, अपनी सामाजिक जिम्मेवारियों से भाग के आप एक मनुष्य नहीं हो सकते हैं, और मनुष्य होने के लिए पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन इस पेमेंट की कीमत क्या कीमत है भाई? आप जैसे जब डेमोक्रेसी की वकालत करते हैं, असल में है क्या? मनुष्य के अंदर जो सुंदर देखने की कामना है, उस कामना की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति उसकी क्रांतिकारिता में होता है। इसीलिए क्रांति दूसरे लोगों के लिए क्या था मुझको मालूम नहीं है, लेकिन क्रांति मुझसे लोगों ने पूछा तो मैंने उनसे कहा कि एक जवान होते हुए बच्चे के सौंदर्य बोधात्मक चेतना की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति थी। बढ़िया दुनिया, शानदार दुनिया, बराबरी की दुनिया, जहाँ एक ऐसा सूरज उगा हुआ हो जिसकी रोशनी में सब कुछ हरा भरा हो। एक ऐसी दुनिया जहाँ नन्ही नन्ही लड़कियाँ हरे भरे मैदानों में तितलियों के पीछे बेखौफ आराम के साथ भाग सके। इस स्वप्न का नाम मेरे लिए क्रांति था। इसीलिए दुनिया में अपने समय के जो सर्वोत्तम क्रांतिकारी हैं, उनके हृदय कविता से भरे हुए। पढ़िए वो पूरा एस्थेटिक्स, वो पूरा पोएटिक लैंग्वेज पढ़िए आप चेतना, पढ़िए दुनिया के दूसरे क्रांतिकारियों को, आपको पता चलेगा। और तानाशाहों को पढ़िए, छोटा सा दिल। मेरी बेटी ने एक जगह कहा, कुछ आजकल तो बहुत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर बहुत पोस्ट चलते हैं, तो उसकी मौसेरी बहन ने उसको कुछ लिखा, तो उसने बदले में कहा, इसी बात के साथ में अपनी बात करने लगी, दिल को बड़ा रखो। दिल जब छोटा होने लगता है तो इतना छोटा हो जाता है कि खुद के अलावा किसी के रहने की जगह नहीं बात बाकी रह जाती है। तब माँ भी वहाँ से निकल जाती है, बाप भी निकल जाते हैं। तो दिल बड़ा रखो ताकि तुम्हारी बहन की हैसियत तुम्हारे दिल में मौजूद रहे। छोटा होने लगेगा तो पता नहीं कब इतना छोटा हो जाए, उसमें मेरे लिए जगह बचे। इसलिए दिल को हमेशा शुक्रिया।